जहां सच बेनकाब होता है और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती है, तेज, सटीक और बिना किसी झूठ के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे धमाकेदार और हिलाकर रख देने वाली सुर्खियों के साथ में नई खबरें। सीजफायर का ढकोसला, गजा में फिर बमबारी, कई फिलिस्तीनी मारे गए, समझौता टूटने की कगार पर, जगबंदी या जंग की नई चाल, इजराइल हमास के बीच गोलीबारी और इल्जामों की बारिश, वेस्ट बैंक में महीनों बाद हवाई हमला, इजराइल ने 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराया, हालात बेहद तनावपूर्ण, सूडान में नरसंहार का नया डर, आरएसएफ का अल फाशर पर कब्जा, यूएन बोला भयानक बढ़त हुई है, एक नहीं दो यूएस नेवी विमान गिर गए, साउथ चाइना सी में हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट क्रैश, सभी सैनिक चमत्कारिक रूप से सुरक्षित। ट्रंप की रूस को खुली धमकी, हमारी दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन तुम्हारे तटों के ठीक पास में है। गजा में मंगलवार को इजरायली सेना ने कई जगहों पर अचानक भारी हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 7 फिलिस्तीनियों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब हमास और इजराइल के बीच लागू नाजुक सीजफायर को 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों का आदेश तब दिया है जब इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास ने एक बंधक के अधूरे अवशेष लौटाए हैं, जिसे उसने समझौते का साफ उल्लंघन बताया है। इजराइल ने यह भी दावा किया कि हमास ने शव की बरामदगी का नाटक रचने के लिए एक संपादित वीडियो जारी कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है। गजा सिटी में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि खान यूनुस में एक गाड़ी को निशाना बनाए जाने से 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इजराइल का कहना है कि दक्षिणी रफा में उसके सैनिकों पर गोलियां चलाई गईं और उसने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमास ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे इजराइल द्वारा एक नई सीजफायर की खुली अवहेलना करार दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों से हस्तक्षेप की अपील की है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उम्मीद जताई है कि यह तनाव अधिक देर तक नहीं चलेगा और सीजफायर बना रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी छोटी झड़पें बीच बीच में हो सकती हैं, लेकिन समझौता टूटेगा नहीं। गजा में अब भी 13 इजरायली बंधकों के शव मौजूद हैं। हमास का कहना है कि गजा में जबरदस्त तबाही के बीच शवों को ढूंढना बेहद मुश्किल है, जबकि इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर देरी कर रहा है। इसी बीच मिस्र ने भी एक्सपर्ट्स और भारी मशीनों को भेजकर खोज में मदद शुरू कर दी है। मध्यस्थ लगातार कोशिश में है कि यह समझौता पूरी तरह ना टूटे। हाल ही में लौटाए गए अवशेषों की पहचान ओफिर जरफाती के रूप में हुई है, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा कर लिया गया था। उनका शव नवंबर 2023 में मिला था और अब परिवार को तीसरी बार उन्हें दफनाना पड़ा है। इस मामले ने इजराइल में गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया है। सूडान में एक बार फिर खूनी तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दारफूर के आखिरी बड़े फौजी गढ़ अल फशर पर पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ ने धावा बोल दिया है। गाड़ियों और पैदल जो चल रहे लड़ाकों ने शहर में घुसकर आम लोगों की हत्या और बड़ी संख्या में हिरासत की घटनाएं अंजाम दी हैं। ये जंग पिछले 31 महीनों से लगातार जारी है और अब ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने अल फशर पर कब्जे को युद्ध की भयानक बढ़त बताया है। स्थानीय मेडिकल ग्रुप्स के अनुसार आरएसएफ के नियंत्रण में आने के बाद दर्जनों नागरिकों को मार डाला गया और सैकड़ों को पकड़ लिया गया। सूडानी सेना का कहना है कि वह शहर से इसलिए पीछे हटी ताकि आरएसएफ की बर्बर हिंसा से और ज्यादा नागरिकों की जान ना जाए। सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने आरएसएफ पर नियमित कत्लेआम और शहर को खंडहर बनाने का आरोप लगाया है। इसी बीच सूडानी सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के 2 अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई तनातनी पैदा कर दी है। हालांकि कार्यक्रम से सहयोग जारी रखने की बात भी कही गई है। संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं का कहना है कि उन्हें भयानक अत्याचारों का विश्वसनीय रिपोर्ट मिला है, जिसमें भागने की कोशिश कर रहे नागरिकों पर गोलीबारी, घरों पर छापे और महिलाओं व लड़कियों के साथ हिंसा शामिल है।
26,000 से अधिक लोग अल फशर से भागने को मजबूर हो गए हैं। इनमें हजारों लोग पास के शहर तवीला के राहत कैंप तक पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर फैले वीडियो दिखाते हैं कि आरएसएफ की वर्दी में लड़ाके भागते हुए नागरिकों को गोली मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं और सड़क पर घसीट रहे हैं। रेड क्रिसेंट की वर्दी पहने स्वयंसेवकों को भी हिंसा का निशाना बनाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे सबसे भयावह रिपोर्ट्स बताते हुए आरएसएफ से तुरंत हमले रोकने और शहर में मानवता आधारित मदद पहुंचने देने की अपील की है। येल यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब की सैटेलाइट रिपोर्ट में संकेत दिए गए हैं कि नरसंहार जैसी वारदातें हो रही हैं। कई स्थानों पर जमीन पर पड़े शवों और लाल रंग के धब्बों का पता चला है, जिनका संबंध गोलीबारी से जोड़ा जा रहा है। आरएसएफ दरअसल उन्हीं तजाविंद मिलिशिया से निकला संगठन है जिस पर 2000 के दशक में दारफूर में जनसंहार के आरोप लगे थे। अमेरिका पहले ही घोषित कर चुका है कि आरएसएफ मौजूदा युद्ध में भी नरसंहार कर रहा है। अल फशर का पतन देश को दोबारा विभाजन की ओर धकेल सकता है। साउथ सुडान की तरह एक और बड़ी टूट संभव है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेतावनी दी है कि समस्या सिर्फ सेना और आरएसएफ के बीच संघर्ष की नहीं है, बल्कि बाहरी देशों का दखल भी युद्ध को और भड़का रहा है। सूडान सरकार और मानवाधिकार समूह का दावा है कि संयुक्त अरब अमीरात आरएसएफ को हथियार पहुंचा रहा है, हालांकि अमीरात इसे नकारता रहा है। उधर कुर्दोफान के शहर बारा में खाने का सामान बांट रहे रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के 5 लोगों की हत्या कर दी गई और 3 लापता हैं। संगठन ने इसे मानवता के काम पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है। अब तक इस युद्ध में 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। 1.4 करोड़ लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और अल फशर समेत कई इलाकों में भूखमरी ने भयावह रूप ले लिया है। सवाल यह है कि क्या सूडान में इंसानियत के लिए उम्मीद की एक किरण भी बाकी है, या ये फिर देश पूरी तरह अंधकार में डूबने के कगार पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में एक बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों की तलाश और उन्हें नष्ट करने की कोशिश में लेबनानी सेना इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब उसके पास विस्फोटक तक खत्म हो गए हैं। यह खुलासा राइटर्स की रिपोर्ट में हुआ है। सेना साल के अंत तक दक्षिण से हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि इजराइल के साथ हुए सीजफायर समझौते में तय हुआ था। कुछ साल पहले तक यह सोचना भी नामुमकिन था कि लेबनान की सेना हिजबुल्लाह जैसी मजबूत और ईरान समर्थित ताकत की हथियार खोजकर उन्हें जब्त या तबाह कर सकेगी। लेकिन पिछले साल इजराइल के साथ जंग में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था। उसकी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की ऊंची पंक्तियां तक मारी गई थी। यहां तक कि संगठन के प्रमुख हसन नसरल्लाह भी इसमें मारे गए थे। दक्षिण और पूर्वी लेबनान के बड़े हिस्से तबाह हो गए हैं। अमेरिका अब लेबनान को नए विस्फोटक और हथियार दे रहा है, लेकिन उनके पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। इस बीच सेना हथियार मिलने पर उन्हें उड़ाने की बजाय सील कर रही है और आगे बढ़ रही है। सितंबर में 9 नए हथियार भंडार खोजे गए। दर्जनों सुरंगों को भी बंद कर दिया गया। जवानों की भर्ती बढ़ाकर उन्हें दक्षिण में तैनात किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार लेबनानी सेना को यह जानकारी इजराइल और अन्य देशों से बनी इस संयुक्त कमेटी मैकेनिज्म के जरिए मिल रही है। मई तक हथियारों की लोकेशन इतनी तेजी से मिल रही थी कि सेना उनके परीक्षण के लिए भी पीछे पड़ रही थी। जून आते आते विस्फोटक खत्म हो गए और अगस्त में एक हथियार भंडार निष्क्रिय करने में 6 सैनिकों की मौत भी हो गई। लेबनान की सरकार ने दक्षिण को दिसंबर तक पूरी तरह हथियारों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसके आगे का रास्ता बेहद राजनीतिक और संवेदनशील है। हिजबुल्लाह खुले तौर पर कह रहा है कि सीजफायर केवल दक्षिण की बात करता है और बाकी देश में उसके हथियारों पर बातचीत तभी होगी जब राजनीति में सर्वसम्मति बने। वह यह भी चेतावनी देता रहा है कि अगर सेना ने शिया इलाकों में दबाव और ज्यादा बढ़ाया तो यह टकराव का रूप ले सकता है। दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों के बीच ये रणनीतिक इलाका लगातार विवादों और शक्ति प्रदर्शन का मैदान बना हुआ है। ऐसे में इस तरह के हादसे नई चिंताएं खड़ी कर रहे हैं।
लेबनानी सेना भी डरती है कि देश के अन्य हिस्सों में तेजी दिखाने से सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है और सेना खुद दो हिस्सों में बंट सकती है, जैसा कि 15 साल के गृह युद्ध में हुआ था। उधर अमेरिका चाहता है कि दक्षिण के बाद बाकी इलाकों में भी तेजी से निरस्त्रीकरण हो। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अगर टालमटोल हुआ तो इजराइल खुद कार्रवाई कर सकता है। इस पूरे अभियान का महत्व इसलिए भी और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लेबनान में एक दौर ऐसा था जब हिजबुल्लाह सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य प्रभाव रखता था और सेना उसके सामने कुछ भी करने में असमर्थ थी। अब सवाल यह है कि क्या लेबनान सचमुच एक देश, एक फौज, एक हथियार व्यवस्था लागू कर पाएगा भी या नहीं, या फिर ये प्रक्रिया किसी नए संघर्ष की चिंगारी बन जाएगी। वहीं इजरायली सेना ने मंगलवार को जैनिन के पास एक ऑपरेशन में 3 फिलिस्तीनी उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया है। स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार ये वेस्ट बैंक में महीनों के बाद हुआ पहला एयर स्ट्राइक था। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने बयान जारी कर कहा कि स्नाइपर और हवाई हमले में 3 लोग मारे गए हैं, लेकिन यह साफ नहीं किया गया है कि क्या वह संगठन से जुड़े थे या नहीं। वहीं हमास का कहना है कि इनमें से 2 उसके सशस्त्र विंग का लड़ाके थे। ये कार्रवाई उस समय हुई है जब गजा में 3 सप्ताह पहले हुए सीजफायर के बावजूद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव अपने पूरे चरम पर है और लगातार बढ़ रहा है। मारे गए बंधुकों के शवों के आदान प्रदान में दिक्कतें और लगातार होने वाली झड़पें जंगबंदी को कमजोर कर रही हैं। वेस्ट बैंक में भी हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायली चरमपंथी यानी इलीगल सेटलर्स हैं, उन्होंने हिस्सा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले कुछ महीनों में 750 से ज्यादा हमले हुए हैं, यानी हर महीने लगभग 130 हमलों को लेकर दोनों पक्षों के बयान अलग अलग हैं। इजराइल ने कहा है कि उग्रवादी कफ्र ऊद गांव के पास एक गुफा में छिपे थे, जबकि इस्लामिक जिहाद का कहना है कि यह हमला एक आवासीय घर पर किया गया। गांव की स्थानीय परिषद के प्रमुख अनस उवैस ने बताया कि लोगों को सुबह होने से पहले गोलियों और धमाकों की आवाज़ ने जगा दिया। लड़ाई कई घंटों तक चली और सुबह लगभग 5 बजे 2 बड़े विस्फोट सुनाई दिए। बाद में लोगों को इलाके में खून के धब्बे और एक तबाहकार दिखाई दी। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में 3 मिलियन फिलिस्तीनी, लगभग 7 लाख यहूदी सेटलर्स रहते हैं, जिनकी अधिकांश बस्तियों को दुनिया अवैध मानती है। विश्लेषकों का कहना है कि गजा युद्ध के बाद इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार वेस्ट बैंक पर नियंत्रण और तेज कर रही है, जिससे आगे आने वाले दिनों में हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज से उड़ान भरने वाले 2 नौसैनिक विमान रविवार को अलग अलग हादसों में गिर गए। एक सी हॉक हेलीकॉप्टर और एक FA-18 सुपर हॉर्नेट जेट क्रैश हुआ है। राहत की बात यह है कि सभी 5 क्रू सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए और उनकी हालत स्थिर है। अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट के अनुसार रविवार दोपहर लगभग 2:54 पर MH-06R सी हॉक हेलीकॉप्टर नियमित मिशन के दौरान पानी में गिर गया। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 की तेज कार्रवाई के चलते उसके तीनों क्रू को तुरंत समुद्र से निकालकर मेडिकल जांच के बाद सही पाया गया। करीब 30 मिनट बाद FA-18F सुपर हॉर्नेट भी उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। पायलटों ने सब समय रहते सीट इंजेक्शन कर लिया और रेस्क्यू टीम ने दोनों को सुरक्षित लौटा दिया। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि दोनों हादसे की जांच चल रही है और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि खराब मौसम, तकनीकी खामी या कोई और वजह इसके जिम्मेदार है। हादसों के बावजूद USS निमिट्ज पर ऑपरेशंस जारी हैं। निमिट्ज अमेरिकी नौसेना का सबसे पुराना सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात है, जहां चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका समुद्री सुरक्षा मिशन चला रहा है। ये कैरियर अपने अंतिम डिप्लोमेट पर है और 1975 से अमेरिकी नौसैनिक ताकत का एक अहम हिस्सा रहा है। हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशियाई दौरे पर हैं और दक्षिण चीन सागर के भू राजनीतिक हालात एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों के बीच यह रणनीतिक इलाका लगातार विवादों और शक्ति प्रदर्शन का मैदान बना हुआ है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के हालिया मिसाइल परीक्षणों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी बेड़ा है और उनमें से एक रूस के तटों के बिल्कुल पास तैनात है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, रूस ने जो मिसाइल 8000 मील तक जाने वाली बात बताई है, हमारे पास ऐसी पनडुब्बी है जिसे इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम खेल नहीं खेल रहे हैं और वह भी हमारे साथ खेल नहीं खेल रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन पर यूक्रेन युद्ध को समाप्त न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल एक हफ्ते में खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये अपने चौथे साल में पहुंच गई है। रूस ने रविवार को अपनी न्यूक्लियर पावर्ड बुरेस्निक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसके बारे में दावा किया है कि वे 8700 मील तक उड़ सकती है और किसी भी रक्षा कवच को भेद सकती है। ट्रंप ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मिसाइल टेस्ट करने के बजाय पुतिन को युद्ध खत्म करना चाहिए था और यह सब कहना भी ठीक नहीं है जो वह कह रहे हैं। उन्होंने ये संकेत भी दिया है कि रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ट्रंप हाल के महीनों में पुतिन पर लगातार दबाव डालते रहे हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध के समाधान पर कोई प्रगति नहीं हो रही है। दोनों नेताओं की अलास्का में बैठक भी किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकी थी।